हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर परीक्षा गांव। आपके परीक्षा गांव चैनल में नॉन टेक प्लस टेक बोथ क्लासेस अवेलेबल हैं। आप इन दोनों ही क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। तो आज की अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले आप अपने चैनल परीक्षा गांव को लाइक कर दीजिए, और अभी भी आप चूक गए हो सब्सक्राइब करने में तो जल्दी से आप अपने चैनल परीक्षा गांव को सब्सक्राइब की बटन प्रेस कर दीजिए, और अपनी लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ओके, तो अब हम चलते हैं अपनी क्लास की ओर। ओके, तो आज की क्लास में हम फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे और समझेंगे। तो अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले आप ये बात नोट डाउन कर लीजिए कि जितने भी हमारे पहले लेक्चर्स में वीडियोस में आपको पढ़ाया गया है वो सारी वीडियोस आप क्या कर डालिए, पढ़ डालिए। वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी, और लिंक बाय लिंक जब आप पढ़ोगे तो सारा कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में क्या हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा, और आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। ठीक है ना। तो चलते हैं हम आज की क्लास की ओर और अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हो कि एक बंदा है जो कि एक पत्थर को पकड़े हुए है, एक स्टोन को पकड़े हुए है। तो चलते हैं हम अपनी लिंक बाय लिंक कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं, और विश्वास मानिए कि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। कहीं से भी आप कोई भी पॉइंट स्किप आज से नहीं करोगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक बंदा है, एक स्टोन लिए हुए है। ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये स्टोन कोई स्पेस कवर किए हुए है, और कवर किए हुए हैं तो किस वजह से स्पेस की कवर किए हुए हैं, एग्जैक्टली तो आप कहोगे कि इस स्टोन की भाई कुछ डाया होगा। यहां से अगर हम कई सारे डाया होंगे उसका हम एवरेज डाया निकाल सकते हैं ना, डायमीटर मींस व्यास निकाल सकते हैं ना। तो उसी व्यास के कारण, और जब हम व्यास निकाल लेंगे तो इसका हम आयतन भी निकाल लेंगे। तो कह सकते हैं इस स्टोन के अपने खुद के आयतन के कारण ही ये स्टोन इस बंदे के हाथ का कुछ स्पेस कवर कर रहा है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि इस स्टोन के पास अपना खुद का एक आयतन है। ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट आप ये समझिए कि ये जो स्टोन है वो हमारा कुछ अणुओं से मिलकर ही तो बना होगा, सूक्ष्म अणुओं से ही तो मिलकर बना होगा। अच्छा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से, अणुओं से ये मिलकर बना है, ये तो हमने जाना। इसके साथ साथ हमें ये भी पता है कि वो अणु जो हैं, जो मॉलिक्यूल्स जो हैं, उनका खुद का कुछ द्रव्यमान तो होगा ही होगा, है ना। द्रव्यमान इट मीन्स मास तो होगा ही होगा, और ये जो स्टोन है वो उन्हीं मॉलिक्यूल्स, उन्हीं अणुओं के कारण ही तो बना हुआ है। तो जब उन मॉलिक्यूल्स का खुद का द्रव्यमान है तो उनसे मिलकर ये जो हमारा स्टोन, ये जो पत्थर बना है, इसका स्वयं का भी कोई ना कोई द्रव्यमान होगा जिसको हम निकाल भी सकते हैं। ठीक है ना। तो इतनी बात से आपको क्या पता चला कि इस स्टोन के पास अपना एक खुद का आयतन है, वॉल्यूम है, और साथ ही साथ अपना खुद का एक द्रव्यमान भी है, मास भी है। ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस स्टोन का 1 मीटर क्यूब आयतन को आप ले लीजिए। ठीक है ना। इस स्टोन का यदि आप 1 मीटर क्यूब आयतन को ले लोगे तो उस आयतन में उपस्थित मॉलिक्यूल्स जो होंगे, अणु जो होंगे, उनका जो परिमाण होगा, इट मींस द्रव्यमान जो होगा, मास जो होगा, उसी को ही हम क्या कहते हैं, घनत्व के नाम से जानते हैं। इट मींस डेंसिटी के नाम से जानते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि इकाई आयतन में, किसी पदार्थ के इकाई आयतन में उपस्थित अणुओं, इट मींस मॉलिक्यूल्स का जो परिमाण होता है, इट मींस द्रव्यमान जो होता है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, डेंसिटी के नाम से जानते हैं। इट मीन्स घनत्व के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो यहां से आपने क्या जाना कि ये जो हमारा
स्टोन है इसके पास स्वयं का आयतन है, इसके साथ साथ द्रव्यमान भी है, और जब आयतन भी है द्रव्यमान भी है तो इसके पास स्वयं का घनत्व भी होगा, इट मींस डेंसिटी भी होगी। ठीक है ना। अब ये केवल स्टोन ही नहीं है जिसके पास खुद का अपना आयतन है, हमारे प्लेनेट में, हमारे अर्थ में जितने भी पदार्थ उपस्थित हैं, जितने भी मैटर प्रेजेंट हैं, उन सभी के पास क्या होगा, अपना खुद का घनत्व होगा, क्योंकि वो सभी मैटर क्या कर रहे होंगे, स्पेस कवर कर रहे होंगे और उनका स्वयं का द्रव्यमान भी होगा। इसलिए प्रत्येक मैटर के पास अपनी खुद की एक डेंसिटी होती है, भले ही वो क्यों ना कम हो या ज्यादा हो, लेकिन होगी जरूर। ठीक है ना। अब हम जानते हैं इसी चीज को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं, ये जो अभी मैंने आपको स्टेटमेंट बताया। तो अगर मैं आपसे कहूं कि डेंसिटी को मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो आप क्या बताओगे, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, या कह सकते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है ना। इतनी बात आप जान गए, लेकिन कुछ लोगों को इतनी छोटी सी बात भी क्या हो जाती है, माइंड से स्किप कर जाती है। तो उनके लिए भी हम कुछ लेकर आए हैं, उनको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उनको तुरंत क्या हो जाएगा, माइंड में सेट हो जाएगा, और वो कभी भी 110% मेरा ये वादा है कि वो कभी भी ये पॉइंट को नहीं भूल पाएंगे। ठीक है ना। तो जानते हैं कैसे आपको ये दिमाग में सेट रहेगा। ओके, तो आप क्या भूल रहे थे कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम ही आप क्या कर जाते हो, भूल जाते हो। तो आज से आप भूलना छोड़ दोगे, और वो कैसे छोड़ दोगे, आप सिंपल सा क्या करिएगा, एक हार्ट बनाइएगा। ठीक है ना। एक हार्ट बनाइएगा और उस हार्ट को क्या कर दीजिएगा, बीच से एक रेखा से क्या कर दीजिएगा, कट कर दीजिएगा। ठीक है ना। एक बीच से रेखा से जब आप कट करोगे उस हार्ट को, तो उस रेखा के ऊपर आपका अल्फाबेट क्या प्राप्त होगा, एम प्राप्त होगा, और वहीं नीचे क्या प्राप्त होगा, उस लाइन के नीचे कौन सा अल्फाबेट प्राप्त होगा, एग्जैक्टली तो आप क्या कहोगे, वी प्राप्त होगा। और एम डिवाइडेड बाय वी क्या है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ही तो है, और इसी को ही तो हम डेंसिटी कहते हैं। अब आज से भूलेगा, एग्जैक्टली नहीं भूलेगा। आप देख भी सकते हो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, लेकिन आपको ये नहीं याद है, तो आप क्या करिएगा, एक हार्ट बनाइएगा और उसको बीच से क्या कर दीजिएगा, क्रॉस कर दीजिएगा। ऊपर आप इस लाइन के जब देखोगे तो आपको एम अल्फाबेट दिखाई देगा, और वहीं इस लाइन के यदि नीचे आप नजर दौड़ाओगे तो आपको वी अल्फाबेट प्राप्त होगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, याद करना भी आपको नहीं पड़ेगा, सारी चीजें आपके माइंड में सेटअप हो जाएंगी। ओके, तो अब हम चलते हैं कुछ और पॉइंट्स को जानते हैं। ओके, तो अब आपने क्या जान लिया, डेंसिटी के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को भी आप जान गए। अब हम चलते हैं कुछ और पॉइंट्स के लिए, हम क्या जानेंगे, डेंसिटी की एसआई यूनिट जान लेते हैं। अभी आपने पढ़ा कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है। मास का जल्दी से बता दीजिए एसआई यूनिट क्या होता है, एग्जैक्टली आप क्या बताओगे, केजी बताओगे। और वहीं वॉल्यूम का एसआई यूनिट अगर मैं आपसे पूछ दूं तो आप क्या बताओगे, एग्जैक्टली मीटर क्यूब बताओगे। सो एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम जानते हैं डेंसिटी की सीजीएस यूनिट क्या होती है, तो फटाक से सभी का आंसर आना चाहिए कि द्रव्यमान का सीजीएस यूनिट आखिरकार क्या होता है, एग्जैक्टली ग्राम होता है। और वहीं आयतन जो है उसका सीजीएस यूनिट क्या होता है, बिल्कुल सही, सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो हमारा डेंसिटी का जो सीजीएस यूनिट निकल कर क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। आपने एसआई यूनिट भी जान ली, केजी पर मीटर क्यूब होती है, और सीजीएस यूनिट भी जान ली कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। इतना ही जानना काफी नहीं है, हमें यूनिट का कन्वर्जन भी आना चाहिए। अगर आपको एसआई यूनिट में दे दिया गया है, कहीं सीजीएस यूनिट में आपसे आंसर पूछ दिया गया,
तो आप तो कर ही नहीं पाओगे। तो हमें सारी बातों को जान के चलना है, कोई भी पॉइंट हमें मिस नहीं करना है। तो जानते हो आप 1 kg को यदि हम ग्राम में कन्वर्ट करना चाहें तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे? एग्जैक्टली 1 kg बराबर आप क्या कर दोगे? 1000 ग्राम कर दोगे, 1000 ग्राम कर दोगे, ठीक है ना। और यदि मैं आपसे कहूं 1 मीटर क्यूब को आप सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करो तो आप क्या करोगे? एग्जैक्टली 10⁻6 का क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। इट मींस 1 मीटर क्यूब बराबर क्या लिख कर आओगे? 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब लिख कर आओगे, ठीक है ना। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सी वैल्यूज को क्या करना है? पुट कर देना है। अभी मैंने आपसे यही ना पूछा कि 1 kg पर मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू हाउ मच ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो फटाक से आप क्या कर दीजिए? वैल्यूज को रख दीजिए। 1 kg की जगह क्या कर दोगे? 1000 रख दो। और डिवाइडेड में क्या करना है? 1 मीटर को किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर क्यूब में ही तो करना है। तो क्या कर दोगे? 10⁻6 कर दोगे। तो 10⁻3 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 10⁻3 को कैंसिल आउट कर दोगे। तो आपका क्या बचेगा? आपका बचेगा 1 kg पर मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 10,000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और इसको यदि हम सिंपल फॉर्म में लिखें तो आपका क्या लिखने का तरीका होगा? आप यही लिख कर आओगे कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 kg पर मीटर क्यूब। बिल्कुल सही है ना। तो अब हम चलते हैं, कुछ और बातों को भी जानते हैं। अब हम अगर आपसे पूछ दें कि जल्दी से इसका वीमा बता दीजिए, इट मींस डायमेंशनल फॉर्मूला बता दीजिए। ओके, तो आप क्या करोगे? फटाक से आप मास का डायमेंशनल फॉर्मूला, द्रव्यमान का वीमा क्या होता है? एग्जैक्टली कैपिटल M होता है, ठीक है ना। और वहीं डिवाइड में क्या है? वॉल्यूम है। तो हमें वॉल्यूम का भी वीमा पता होना चाहिए, क्या होता है? एग्जैक्टली कैपिटल L की पावर 3 होता है। तो बस इसी वीमा को आप पुटअप कर दीजिए अपने डेंसिटी वाले फॉर्म में। तो क्या निकल कर आ जाएगा? M L⁻3 T⁻0। T⁻0 आपको लगाना जरूरी है, नहीं लगाओगे तो कहीं ना कहीं आपका गलत साबित हो सकता है, ठीक है ना। तो हमें कभी भी वीमा को दर्शाना है तो MLT इन 3 डायमेंशन के फॉर्म में ही दर्शाना है, ठीक है ना, क्योंकि हमें कहीं से भी गलत की गुंजाइश नहीं रखनी है, ठीक है ना। तो अब हमने वीमा भी जान ली। आगे हम जानते हैं कि आखिरकार जो डेंसिटी है वो हमारी राशि कौन सी है, क्वांटिटी कौन सी है? स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? इट मींस अदिश राशि है या सदिश राशि है? तो इसको जानने के लिए आप क्या दिमाग लगाओगे? तो आप कुछ नहीं, बस ये सिंपल सा आंसर दोगे कि मुझे पता है कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है और द्रव्यमान तथा आयतन, इट मींस मास एंड वॉल्यूम, ये दोनों ही क्या हैं? अदिश राशियां हैं, स्केलर क्वांटिटीज हैं, क्योंकि इनको परिभाषित करने के लिए हमें किसी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। सो मास एंड वॉल्यूम बोथ आर स्केलर क्वांटिटीज, दैट्स व्हाई द डेंसिटी इज आल्सो द स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो हमारी डेंसिटी कौन सी राशि होगी? एग्जैक्टली स्केलर क्वांटिटी होगी, इट मींस अदिश राशि होगी। ओके, तो अब अगर यदि मैं आपसे कह दूं कि कोई भी आपको बॉडी दे दी गई, कोई भी आपको ऑब्जेक्ट दे दिया गया और उसमें आपको क्या कहा गया कि भाई इसका आप क्या कर दीजिए? घनत्व, इट मींस डेंसिटी को क्या कर दीजिए? बढ़ा दीजिए। तो आप क्या करोगे? जल्दी से सभी का आंसर आना चाहिए। अगर आपको कुछ पता ही नहीं होगा इसके बारे में तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो सारी कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। तो जल्दी से बताइए ऐसा कौन सा प्रोसेस आप यूज करोगे कि उस बॉडी का या उस वस्तु का आप क्या कर दोगे? डेंसिटी को इंक्रीज कर दोगे, बढ़ा दोगे। तो याद रखिएगा इसके 2 मेथड होते हैं। और कैसे मेथड ये बन गए? तो कहीं आसमान से ये 2 मेथड नहीं गिरे हैं, ये हमें
डेंसिटी का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसी से निकाला है। और कैसे निकाला है आइए जानते हैं। आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम है। अब आपको डेंसिटी को इट मीन्स घनत्व को बढ़ाना है। तो मान लीजिए आपकी कोई बॉडी है, उसका जो मॉलिक्यूल का एडजस्टमेंट है, इट मीन्स अणुओं की जो स्थिति है वो कुछ इस प्रकार से है। आपकी बॉडी का आयतन जो है वो इतना है और उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो 4 मॉलिक्यूल्स हैं, इट मीन्स 4 अणु हैं। इसका आयतन आपको बढ़ाना है। तो आपको पता है कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो फर्स्ट मेथड आप क्या अप्लाई कर सकते हो, आपको पता है कि डेंसिटी इट मीन्स घनत्व तथा आयतन ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यदि आपको डेंसिटी को बढ़ाना है तो आप घनत्व को क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। तो आप क्या करोगे, यदि आपको इसकी डेंसिटी बढ़ानी होगी तो आप इसके आयतन को क्या कर दोगे, कम कर दोगे। एग्जैक्टली इस तरह से देखिए यहाँ पे इसका आयतन कितना बड़ा है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने इसका आयतन क्या कर दिया है, कम कर दिया है, लेकिन इसके द्रव्यमान को हमने छेड़ा नहीं है। इसमें मॉलिक्यूल्स की संख्या जैसी थी ठीक वैसी ही रखी, उसका द्रव्यमान कांस्टेंट रखा, बस आयतन को क्या कर दिया, कम कर दिया। और द्रव्यमान हम यहां पर कैसे कह सकते हैं कि कांस्टेंट है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि द्रव्यमान कहीं हमारा और से नहीं आ जाता है, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से जो हमारा पदार्थ बना होता है, जो हमारी बॉडी बनी रहती है, उसके द्रव्यमान से ही तो उस बॉडी का स्वयं का द्रव्यमान प्राप्त होता है। एग्जैक्टली ठीक है ना। तो यहां पर क्या हुआ, जब 4 मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है ना, तो जो द्रव्यमान यहां पे था वही तो द्रव्यमान यहां पर रहेगा। यहां पे भी 4 मॉलिक्यूल्स हैं, यहां पर भी 4 मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए मैंने कहा कि यहां पे हमारा द्रव्यमान जो है वो कांस्टेंट है, बस आयतन को हमने क्या कर दिया है, कम कर दिया है। और आपको पता है डेंसिटी और आयतन, घनत्व और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, आयतन कम घनत्व बढ़ गया, ठीक है ना। तो अब हम सेकंड मेथड को जानते हैं। सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, अभी तक हमने आयतन को लेके चल रहे थे, अब हम द्रव्यमान को ले लेंगे। आपको पता है कि घनत्व तथा द्रव्यमान एक दूसरे से कैसा संबंध रखते हैं, एग्जैक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का संबंध रखते हैं, समानुपाती का संबंध रखते हैं। इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि यदि किसी बॉडी की, यदि किसी आप वस्तु का द्रव्यमान बढ़ाओगे तो उसका घनत्व भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि समानुपाती का रिलेशन है ना। तो यहां पे यदि आपको क्या करना है, इस बॉडी का जिसमें 4 मॉलिक्यूल्स हैं, 4 अणु हैं, तो सेकंड मेथड में आप क्या कर दोगे, इसके द्रव्यमान को आखिरकार आप बढ़ा दोगे, ठीक है ना। अब द्रव्यमान को बढ़ाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, एग्जैक्टली मॉलिक्यूल्स, ये जो अणु हैं इनकी संख्या को बढ़ा दो, हमारा द्रव्यमान बढ़ जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान जो है वो इन्हीं के कारण तो उस बॉडी में आ रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे हमें डेंसिटी को बढ़ाने के लिए सेकेंड मेथड में हम क्या करेंगे, इन मॉलिक्यूल्स को, इन अणुओं की संख्या को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। लेकिन याद रखिएगा हमारा आयतन जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, आयतन में हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। जितना आयतन यहां पे था उतना ही आयतन हमने यहां पे रखा, लेकिन मॉलिक्यूल्स की, अणुओं की संख्या को बढ़ा दिया। अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी तो हमारे बॉडी का स्वयं का द्रव्यमान भी बढ़ जाएगा, और द्रव्यमान बढ़ जाएगा तो घनत्व हमारा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो इस प्रकार से हमने जाना कि किसी भी बॉडी का, किसी भी वस्तु का यदि हमें घनत्व को बढ़ाना है या घटाना है, दोनों प्रोसेस आप यहां से कर सकते हो ना। तो बढ़ाना है या घटाना है तो उसके लिए आप 2 मेथड को अप्लाई करिए, और कहीं और से मेथड आपका नहीं आया है, ये आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से ही 2 मेथड्स आए हैं, उनको अप्लाई करिए। सिंपल सा, आपके किसी भी वस्तु का घनत्व आप बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो, ठीक है ना।
ओके, तो अभी तक आपने जितनी भी बात जानी वो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन उसको समझना बहुत जरूरी है। वो आप समझे रहोगे तो आप कहीं ना कहीं उस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से अपने माइंड में सेटअप कर पाओगे। नहीं तो रटने वाली बात है तो आप सिंपल से कुछ भी रट सकते हो, ठीक है ना, लेकिन जितनी जल्दी कोई चीज रटोगे उतनी जल्दी ही क्या कर जाओगे, भूल जाओगे। इसलिए कह रहे हैं सारी चीजें आप स्टेप बाय स्टेप समझते चलो, आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो अब एग्जाम से रिलेटेड हम कुछ जानते हैं। आपको अगर एग्जाम में पूछ दिया गया या नॉर्मल किसी भी पर्सन ने आपसे पूछ दिया कि हमारे प्लेनेट में, हमारे अर्थ में सबसे भारी या सबसे घनी धातु का नाम बता दीजिए, एलिमेंट का नाम बता दीजिए, तो जल्दी से सभी का आंसर आ जाना चाहिए। Heaviest and densest element on our earth is exactly। तो आप क्या बताओगे, किसका नाम बताओगे? पीरियोडिक टेबल देखोगे तो उसमें से आपको ब्लॉक डी में एक एलिमेंट दिखेगा जिसका एटॉमिक नंबर 76 होगा और उसका एटॉमिक मास 190.23 होगा। वो कौन सा एलिमेंट होगा? देख लीजिएगा, कौन सा होगा? ऑस्मियम होगा, ठीक है ना। और ऑस्मियम को आप रिप्रेजेंट किससे करोगे? एग्जैक्टली OS से रिप्रेजेंट करोगे। साथ ही साथ आप जान जाओ, ये तो आपने जान लिया कि ऑस्मियम जो है वो हमारे प्लैनेट में हैवीएस्ट एंड डेंसेस्ट एलिमेंट है, मतलब सबसे भारी और घना धातु है। तो घना धातु है, सबसे भारी, सबसे ज्यादा इसकी डेंसिटी है। तो आपको पता भी तो होना चाहिए आखिरकार इसकी डेंसिटी है तो है कितनी। तो याद रखिएगा कि ऑस्मियम की डेंसिटी 22.59 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है ना। और अगर मैं आपसे यहां पर कह दूं कि इस 22.59 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब को जरा केजी पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करके दिखाइए तो आप क्या करोगे? फटाक से सभी का आंसर आना चाहिए। तो अभी मैंने आपको यूनिट कन्वर्जन में यही बताया, क्या निकल कर आया था हमारा? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 केजी पर मीटर क्यूब आया था। तो यहां पर आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एग्जैक्टली 1000 का मल्टीप्लीकेशन ही करना पड़ेगा। तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा? 22.59 इंटू 1000 केजी पर मीटर क्यूब निकल कर आ जाएगा, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा लगभग में अगर हम देखें मोटे मोटे तौर पे तो 22,600 केजी पर मीटर क्यूब निकल कर आ जाएगा। अब ऑस्मियम की यदि आप पिक्चर को देखना चाहते हो तो ये रहा हमारा ऑस्मियम। देखिए कितना हैवीएस्ट है और कितना डेंसेस्ट है। इसके डेंसेस्ट होने का आखिरकार कारण क्या है? एग्जैक्टली कोई और नहीं, यही सब जो अभी मैं पढ़ा रही हूं। तो डेंसेस्ट क्यों है? क्योंकि इसके इकाई आयतन में मॉलिक्यूल्स, इट मींस अणुओं की संख्या अधिक है और अणुओं की संख्या अधिक होने के कारण इसका द्रव्यमान अधिक है और द्रव्यमान अधिक होने के कारण इसका घनत्व क्या हो जा रहा है? बढ़ जाता है, ठीक है ना। यही कारण है कि ये हमारा सबसे भारी धातु है, सबसे घना धातु है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट को जानते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या जानते हैं? आपसे अगर कोई पूछ दिया कि सबसे हल्की धातु बता दीजिए, अभी तो आपने भारी धातु समझ ली, सबसे हल्की धातु लाइटेस्ट एलिमेंट ऑन आवर प्लैनेट क्या होगा जिसकी डेंसिटी सबसे कम है? जल्दी से बता दीजिए। तो याद रखिएगा वो आपका कौन सा एलिमेंट होगा? वो आपका जो एलिमेंट होगा वो आपको एस ब्लॉक में मिलेगा, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? एग्जैक्टली 3 होगा। और वहीं एटॉमिक मास क्या होगा? 6.941 होगा, ठीक है ना। और वो एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा तो हम उसका नाम यदि देखने जाएंगे पीरियोडिक टेबल में तो आपको क्या मिलेगा? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम।
थर्ड एटॉमिक नंबर किसका होता है? लिथियम का होता है। तो हमारा क्या निकल कर आया कि लाइटेस्ट एलिमेंट ऑन आवर अर्थ इज एग्जैक्टली लिथियम। तो सबसे हल्की धातु हमारी कौन सी हो जाएगी? लिथियम हो जाएगी। और लिथियम के सबसे हल्के होने के कारण यदि आप क्या करते हो, इसको पानी में डालते हो तो ये क्या करने लगती है? एग्जैक्टली तैरने लगती है, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या होती है? पानी से भी कम होती है। बताया ना अभी, सबसे हल्की धातु है। तो सबसे हल्की धातु होने के कारण ये पानी में क्या करने लगती है? तैरने लगती है, क्योंकि इसका घनत्व तो पानी से भी कम होता है। तो आप पिक्चर में यदि देखना चाहो तो आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा क्या है? एक बीकर है जिसमें हमारा लिक्विड फिलअप किया गया है, और इसी लिक्विड में हमने क्या किया है? लिथियम के एक टुकड़े को डाला है। और जैसे ही हमने लिथियम के एक टुकड़े को डाला तो ये लिथियम का टुकड़ा नीचे बैठने के बजाय ये क्या कर रहा है? तैर रहा है। क्यों तैर रहा है? क्योंकि भाई ये सबसे हल्का धातु है, ठीक है ना, लाइटेस्ट एलिमेंट है, ठीक है ना। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो इसको जानने के साथ साथ आपके अंदर ये भी इच्छा हो रही होगी कि जरा हम इसकी भी डेंसिटी को जान ले, इसके भी घनत्व को जान ले, आखिर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है। ओके, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं अभी बता देती हूँ। 0.53 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। और फिर वही बात, अगर मैं आपसे कह दूं इसको केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे? एग्जैक्टली मल्टीप्लीकेशन करोगे 1000 का, तो निकल कर आपका क्या आ जाएगा? एग्जैक्टली 530 केजी पर मीटर क्यूब निकल कर आ जाएगा। तो अब हम कुछ और प्रैक्टिकल्स को देखते हैं। आपने कभी पानी में वेजिटेबल ऑयल को डालकर देखा है? खाना बनाते समय कभी पानी आपका तली में हो, उसमें वेजिटेबल ऑयल पड़ गया हो, तो वो क्या करता है? बैठ जाता है या तैरता है? एग्जैक्टली आपको कैसा दिखाई देगा? तैरता हुआ नजर आएगा। पानी में वो आपका तेल कैसा दिखाई देगा? तैरता हुआ नजर आएगा। और तैरता हुआ नजर आने का कारण यही है कि पानी से वेजिटेबल ऑयल का घनत्व क्या होता है? कम होता है। यही कारण है कि यदि हम किसी बर्तन में पानी को डाले हुए हों और उसमें ऊपर से क्या कर दें? तेल डाल दें, तो वो तेल क्या करता है? बैठने के बजाय ऊपर क्या करता है? पानी के ऊपर तैरता है। तैरने का कारण भी आपने जान लिया। अब कारण जान लिया तो कम से कम डेंसिटी तो जान ही लो, ठीक है ना। तो हमारे वेजिटेबल ऑयल की डेंसिटी आखिर कितनी होती है? तो 0.93 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। और फिर वही बात, इसको केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे और निकल कर हमारा आएगा 930 केजी पर मीटर क्यूब निकल कर आएगा। और वहीं हमारे वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? मैक्सिमम हमने बताया था, मैक्सिमम किस टेम्परेचर पर होती है? एग्जैक्टली 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? एग्जैक्टली 1000 केजी पर मीटर क्यूब होती है। और यदि इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने जाओगे तो क्या करना पड़ेगा? 1000 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो निकल कर क्या आएगा कि पानी की जो घनत्व होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में वो 1 होता है। अब अगर मैं आपको कुछ लिक्विड्स के नाम दे दूं और उसकी डेंसिटी को कह दूं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, तो आपको लगाना है, ठीक है ना। और उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं, मरकरी है, वाटर है, मिल्क है, डीजल है, पेट्रोल है, कैरोसिन ऑयल है। ये 6 नाम हैं। इनकी डेंसिटी को आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो फटाक से आप लगा के बताइए। ओके, तो जानते हैं इनकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में डेंसिटीज कैसे कैसे होंगी। तो याद रखिएगा कि मरकरी जो है
लिक्विड फॉर्म में मरकरी जो है उसकी डेंसिटी क्या होती है, इन सभी 6 लिक्विड्स में सबसे ज्यादा होगी। और कितनी होगी ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मरकरी की हमारी जो डेंसिटी होती है वो 13,593 kg पर मीटर क्यूब होती है। और अगर आपको इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो वही प्रोसेस है, आप 1000 का क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। 1000 को डिवाइड करोगे तो आपका अप्रॉक्स में क्या निकल के आ जाएगा, जल्दी से सभी को आंसर बताना है। एग्जैक्टली 13.6 आ जाएगा राउंड ऑफ करने पर, ठीक है ना। कितना निकल कर आएगा, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब निकल कर आ जाएगा। और इन 6 लिक्विड्स में मरकरी की डेंसिटी हमारी सबसे अधिक होगी। नेक्स्ट में हमारा कौन सा लिक्विड आएगा, ओके कौन सा आएगा, मिल्क आएगा, दूध आएगा, जिसकी डेंसिटी क्या होती है आपको ये भी पता होना। तो इसकी डेंसिटी कितनी होती है, 1035 kg पर मीटर क्यूब होती है। इन वैल्यूज को आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, बस इनका क्रम याद रखिए कि सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है, उसके बाद किसकी होती है, उसके बाद किसकी होती है, ठीक है ना। रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको वैल्यूज नहीं पूछता है। तो 1035 kg पर मीटर क्यूब हमारे मिल्क की डेंसिटी होती है, जो कि मरकरी से क्या होती है, कम होती है। और इसके बाद हमारा एग्जैक्टली वाटर आता है। तो वाटर की डेंसिटी अभी मैंने आपको बताया कि 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है, जो कि मिल्क की डेंसिटी से हमारा क्या है, कम है। नेक्स्ट में हमारा कौन सा लिक्विड आएगा, एग्जैक्टली डीजल। डीजल जो है वो पेट्रोल और केरोसिन से डेंसेस्ट होता है, वहीं मरकरी मिल्क और वाटर से क्या होता है, हल्का होता है। आखिरकार इसकी डेंसिटी कितनी होती है, तो इसकी डेंसिटी 875 kg पर मीटर क्यूब होती है, ठीक है ना। अब डीजल से हल्का हमारा क्या होता है, केरोसिन होता है कि पेट्रोल होता है, एग्जैक्टली कैरोसिन ऑयल, मिट्टी का जो तेल होता है उसकी डेंसिटी डीजल से क्या होती है, कम होती है, लेकिन पेट्रोल से क्या होती है, अधिक होती है। और कितनी होती है, तो कैरोसिन की ऑयल 775 से लेकर 840 kg पर मीटर क्यूब होती है। एंड द लास्ट हमारा लिक्विड जो बचा वो कौन सा बचा, एग्जैक्टली पेट्रोल बचा। तो पेट्रोल की डेंसिटी इन सभी लिक्विड्स में से क्या होती है, कम होती है। और कितनी होती है, एग्जैक्टली 715 से लेकर 780 kg पर मीटर क्यूब होती है। तो हमारी यहां पर सीरीज क्या बनकर तैयार होती है, इनकी डेंसिटीज की। एग्जैक्टली फर्स्ट में हमारा कौन सा लिक्विड आएगा, मरकरी आएगा। नेक्स्ट में हमारा कौन सा लिक्विड आएगा, मिल्क आएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज वाटर एंड द नेक्स्ट वन इज डीजल। उसके बाद कैरोसिन ऑयल एंड द लास्ट वन इज पेट्रोल। तो ये आपको सीरीज पता होनी चाहिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास, हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप अपने चैनल परीक्षा गांव को लाइक कर दीजिए। और अभी भी आप सब्सक्राइब नहीं किए हो, भूल गए हो, तो सब्सक्राइब की बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए। और अपनी लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। आपको सारे कॉन्सेप्ट्स, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको डीपली समझाए जाएंगे। भले ही वो आपको आते होंगे, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स आप क्या कर जाते हो, कहीं ना कहीं भूल जाते हो। तो उन सभी पॉइंट्स को आपको भूलने नहीं देंगे, सारे के सारे पॉइंट्स आपके माइंड में सेटअप करके ही मानेंगे। ओके, तो आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगातार करते रहिएगा, कॉन्सेप्ट्स को डेली में रिवीजन में रखिएगा। ओके, तो इसी के साथ अपनी क्लास आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।